स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वर्षा हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। अब दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरदार जैन जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से इसको सुनेंगे और इसको देखेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, खेमका सर के कुछ मोटो है। उनका मोटो मुख्य रूप से है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी स्वागत है। वो लखनऊ से ज्वाइन करते हैं, तो उनका भी स्वागत है। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने चर्चा किया था ट्रीटाइज पार्ट 16। ये
किताब है, और ये किताब जो हमारे टिटाइज 7 है उसी का एक्सटेंशन है, लेकिन बाय द वे किसी कोर्स में नहीं है। खिमकर सर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, और उसमें 7 का आपको इंटरप्रिटेशन या 7 के जो कंसेप्ट को और क्लैरिटी मिलेगी, विजन मिलेगा, वो आपको इसमें टिटाइज 16 में मिलेगा। हम लोग उसी को शेयर करने जा रहे हैं। ये हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 'कल हम लोगों ने पेज नंबर 63 तक किया था, हार्ट वाला किया था हम लोगों ने, और उसी के आगे हम इसको शुरू करेंगे। इसको आप इन चैप्टर में जाएंगे तो आपको बहुत ही हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हो गई हैं, सवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, खुद नेतृत्व थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अभी ज्वाइन किया हुआ है खिरी साहब, जो अभी एक साहब ने ज्वाइन किया हुआ, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग यहाँ से बात करना शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने, याद है आप लोगों को, हम लोगों ने हार्ट तक किया था, लंग्स पर हम लोग रुक गए थे। तो हार्ट की डिफिशियंसी के, जो हार्ट के यांग की डिफिशियंसी के पॉइंट है वो हम डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लंग्स की डिफिशियंसी, तो लंग्स की डिफिशियंसी एंड लंग्स यांग डिफिशियंसी आर द सेम। यानी अगर लंग्स की बात करें तो जो लंग्स की और यांग दोनों की डिफिशियंसी को हम लोग एक मानते हैं। और ये कैसे, वीक वॉइस, पहला सिम्टम याद रखिए, जब भी कभी वीक वॉइस होगी तो देखिए इन्होंने एक सिम्टम कहा, एंड कॉजेस वीक वॉइस एंड कैचेस कोल्ड इजिली, ठंडक जल्दी लग जाती है और वीक वॉइस होती है, कमजोर आवाज, धीमी आवाज में बात। मेन सिम्टम क्या है, डज नॉट लाइक कोल्ड, कोल्ड पसंद नहीं करता, ठंडक से भागना चाहता है। प्रोन टू अटैक ऑफ एक्सटर्नल कोल्ड, बाहरी ठंडक जो इस समय का मौसम है, इसमें एक्सटर्नल कोल्ड का अटैक जल्दी हो जाएगा, वीक वॉइस होगी। डज नॉट लाइक टू स्पीक, क्योंकि ठंडक लग चुकी है तो अब वो बात करने में थोड़ा सा अपने को डरता है, नहीं बात करना चाहता, चिड़चिड़ाता है। ब्रीदिंग इज स्लाइटली शॉर्ट ऑन एक्सर्शन, थोड़ा चलेगा तो ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी, टायर्डनेस, थकान आएगी। एनर्जी का कंट्रोलर है, एनर्जी कंट्रोलर है टायर्डनेस। डे टाइम स्वेटिंग, नोट कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। हमारे बीच में गर्मा बिस्ट जिन्हें ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। तो ये डे टाइम स्वेटिंग, यानी दिन में अगर अधिक पसीना नॉर्मली अधिक आने लगे तो आप समझ जाइए कि ये भी एक सिम्टम है वीक इन अलॉन्ग विद दिस वन। तो यानी जो इसके 3-4 पॉइंट अगर मिल रहे हैं आपको, थकान बहुत लग रही है, वीक वॉइस है और जल्दी जल्दी ठंडक लग रही है, तो आप समझिए कि लंग्स की डिफिशियंसी का पॉइंट लगाना है आपको। फिर हम लोगों ने कहा ब्राइट व्हाइट कॉम्प्लेक्शन, क्यों? तो ब्राइट व्हाइट कॉम्प्लेक्शन इस कारण है कि एनर्जी कम है, तो एनर्जी, और यही लंग्स और हार्ट के कॉम्बिनेशन में याद करिए, लंग्स और हार्ट क्या करते हैं, यही तो आपको उष्मा को देते हैं, यानी ब्लड देते हैं। तो यानी ब्राइट व्हाइट कॉम्प्लेक्शन होगा। और दूसरा एक व्हाइट के कंसेप्ट में हम कहेंगे, लंग्स का एक और कलर है, याद करिए कौन से कलर, 2 हैं, बताइए 2 कलर कौन है लंग्स के? मेटल हुआ, ब्राउन ब्राउन और पढ़ाया गया है, ब्राउन और व्हाइट, है ना, याद है ना, ब्राउन और व्हाइट दोनों पढ़ाया गया है। और उसी तरह वाटर में पढ़ाया गया है ब्लू एंड ग्रीन, ब्लैक, ब्लू ब्लैक। तो ये वो जो कोई भी पढ़ा हुआ है उसको इसमें याद रखना है बस, ठीक है। उसी तरह पेल और नॉर्मल कलर, इसमें जो टंग की कलर है वही रहेगी,
2 स्मॉल ट्रांसवर्स क्रैक्स। अब यानी और सब में अब तो आपको कहीं स्टमक में मिलेगा तो आप लंबे लंबे क्रैक की बात करेंगे। वर्टिकल, वर्टिकल माने आगे से पीछे, पीछे से आगे की तरफ या आगे से पीछे की तरफ, जो भी आप करें ये वाला। ये और ट्रांसवर्स माने ऐसे आड़ा, ये ट्रांसवर्स ये हॉरिजॉन्टल। लंग्स एरिया में, लंग्स एरिया में शुरुआती में लंग्स एरिया होता है तो वहां पर, ठीक है। एम्प्टी, स्लिपरी, स्लाइटली वायरी प्लस पल्स, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में अधिक अध्ययन नहीं कराया गया, तो हम लोग अधिक वार्ता नहीं करेंगे। अब डिजीज के कारण फेफड़े, अब इसको समझने पर ये अगर आप समझिए, याद करिए एक्सरसाइज 7 में क्या पढ़ा हुआ है उसी से, फेफड़े श्वसन एवं की के शासक होते हैं, ये उन्होंने पढ़ा है कि वही बाद में रोल आ जाएगा हार्ट का भी, लेकिन श्वसन और की के शासक, की तो ही बनाता है गैदरिंग की, तो की के शासक यही है। लंग्स के डिफिशिएंट होगी तो चलने पर सांस फूलेगी। लंग्स ऊर्जा को, अभी कल हेमंत जी ने यही प्रश्न किया था, लंग्स ऊर्जा को शरीर में नीचे क्यों भेजते हैं? लंग्स स्वयं ताकतवर नहीं है, लंग्स में खुद ही ऊर्जा की कमी है, तो कैसे नीचे भेजेगी? अगर नीचे नहीं भेजती है तो ऊर्जा तो आई, तो जो ऊर्जा आई वो कहां पर, चेस्ट में रह गई तो खांसी पैदा कर देगी। तो चाहे किडनी डिफिशिएंट हो, चाहे लंग्स डिफिशिएंट हो, दोनों में क्या होगा, श्वास का अवरोध होगा, चेस्ट पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, खांसी पैदा कर देगी। इसी लंग्स की डिफिशियंसी का आवाज क्या होगी, कमजोर पड़ जाएगी। क्यों कमजोर पड़ जाएगी? क्योंकि यही तो ऊर्जा दे रही है, ऊर्जा ही नहीं मिल रही है तो कमजोर पड़ गई, और व्यक्ति बात नहीं करना चाहता। लंग्स द्वारा बनाई गई गैदरिंग की स्ट्रेंथ ऑफ वॉइस देती है, यही जो हमारी गैदरिंग की है, यही हमारी ताकत देती है कि हमारी ऊर्जा जो है, हमारी आवाज थोड़ा बुलंद रहे, अच्छी रहे। लंग्स के डिफिशियंसी कारण शरीर के डिफेंसिव की 2 कंट्रोलर है, एक गैदरिंग की कंट्रोलर है और इसी के जो कुवर्स की है वो चली जाती, वो डिफेंसिव की के रूप में बन जाती है। याद करिए याद करिए डिफेंसिव की, तो यही लंग्स की है, वो भी कंट्रोलर है डिफेंसिव की। तो डिफेंसिव की शरीर के बाहरी भाग में चली जाती है, सो दैट कि बाहर जब कभी कोई अटैक हो तो आपको, आपके शरीर की रक्षा कर सके। तो क्या हुआ, हीट, कोल्ड, विंड, ह्यूमिडिटी, कौन है हमारे बाहरी? यही तो है, हीट है, कोल्ड है, विंड है, ह्यूमिडिटी, फायर है, यही तो है। तो ये जो चीजों का है, इनका शरीर पर जल्दी जल्दी आक्रमण होने लगेगा। गर्मी में आपको जल्दी जुकाम हो जाएगा, ठंडक में आपको कोल्ड लग जाएगी। हीट है, कोल्ड है, विंड, ह्यूमिडिटी, यही 3-4 पॉइंट तो हैं। तो वंशानुगत कमजोरी, यदि माता पिता के फेफड़ों की टीबी हो चुकी है तो पुत्र के लंग्स की डिफिशियंसी हो सकती है, संभावना है कि उसको हो जाएगी अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे। अगर वो भी टीबी हो चुकी है और वो भी धूम्रपान कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि उनको भी लंग्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। ऐसे में रोगी के जीभ के टिप के 1 कोण बाद लंग्स क्षेत्र में 2 आड़े क्रैक्स, 2 ट्रांसवर्स क्रैक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल को ट्रांसवर्स बोलते हैं। मेज पर लंबी अवधि तक झुककर बैठकर काम करने से ये लंग्स की डिफिशियंसी होती है। यानी कौन कौन, कोई अधिकारी, कोई स्टाफ जो क्लरिकल कैडर में है वो भी झुक के काम करेंगे, कोई स्टूडेंट जो लगातार पढ़ रहा है और झुक के बैठा हुआ है। आप बैठना तो आप थोड़ा सा बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, थोड़ा लैंप लगाइए, उससे रोशनी आए और आप पढ़िए। तो पढ़ने के तरीके, टेबल पर बैठिए और आप अपने उसको स्ट्रेट रखिए, बहुत झुकिए नहीं, और आप उसका एक आता है कि आप अपना एक पढ़ने का एक टेबल बना लीजिए, और उसका एक पढ़ने का आता है, उस पर थोड़ा सा स्लैंटेड कर लीजिए और उस पर आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा ये तभी पढ़ सकते हैं देर से, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब सर्दी, खांसी या फ्लू पुरानी हो जाएगी, अब देखिए पुरानी हो गई और आपको एंटीबायोटिक्स दे दिए गए, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्दी, फ्लू, खांसी ठीक हो गई, एंटीबायोटिक्स ठीक हो गई, लेकिन लंग्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक्स बहुत दिए जाने पर और जब ठीक हो जाते हैं तो आपको लंग्स की और स्टमक की डिफिशियंसी हो सकती है, दोनों चीजें, लंग्स की भी और स्टमक की भी डिफिशियंसी आपको हो जाएगी।
तो एंटी देने का इसका तरीका क्या है, जब कभी पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो और उसका कहें कि हम 3-4 दिन 5 दिन आपने लगाया और वो ठीक हो गया, तो उससे कहीं जब आप ठीक हो जाइए तो एक दिन जरूर आ जाइएगा। नॉर्मली वो अवॉइड करता है कि अब तो मैं ठीक हो गया, लेकिन उसकी लंग्स की डिफिशियंसी तो हो चुकी है, अब उसको ठीक करना हमारा ही तो काम है। तो हम उसको क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे? टोन करेंगे। लंग्स को टोन कर दीजिए। चाहे आप लंग्स की के डिफिशियंसी वाले सारे पॉइंट, और चाहे अगर आपको बहुत कम करना हो तो भी कम से कम 2-3 पॉइंट आपके पास है। LU9 है, LU9 होगा, वो उसका पॉइंट होगा, तो LU9 कम से कम आप टोन कर दीजिए। LU4 कर सकते हैं, LU9 कर सकते हैं। ये ऐसा 2-3 पॉइंट है जो टोन कर सकते हैं आप। पूरा अगर प्रोटोकॉल लगाइए तो लगा दीजिए प्रोटोकॉल, 1-2 दिन प्रोटोकॉल कह दीजिए, 1-2 दिन और लगा लीजिए, तो उससे क्या होगा, उससे रिवाइवल हो जाएगा। द वाटरी स्पुटम इज कॉज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ द लंग्स फंक्शन ऑफ डोमिनेटिंग द वाटर पैसेज। अब ये क्या जो है, ये वाटरी स्पुटम जो आया तो पहले वाटर वाला था, तो ये क्या होता है, ये जो लंग्स का फंक्शन क्या है कि वाटर को भी वो ट्रांसफॉर्म करता है, और इसीलिए याद करिए वाटर लिक्विड को भी ट्रांसफर करता है। की के साथ लिक्विड को लिखा हुआ है K7 में, लिक्विड के साथ की को भी ट्रांसफर, मतलब लिक्विड और की दोनों को ट्रांसफर करता है और शरीर में छितराता है। तो शरीर में छितराना मतलब शरीर में उसको अलग अलग जगह पर भेज देता है, रोम छिद्रों में भेजता है। तो यानी ये जो अगर है, अब क्योंकि वो खुद ही प्रॉब्लम में है, वो खुद ही बीमार है, तो वो फ्लूइड्स कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इन द अपर वार्मर। अपर वार्मर में यही तो हुआ चेस्ट वाला, तो अपर वार्मर में फ्लूइड्स कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड, फ्लूइड को जो रूप देना चाहिए इनको वो नहीं हो पाता, तो यही फ्लूइड बन जाते हैं आपके स्पुटम बन जाते। ठीक, ये सिद्धांत। उपचार सिद्धांत क्या है, लंग्स की जो टोन करिए और यांग को ऊष्मा प्रदान करिए। अब तो सिर्फ पॉइंट दे दिया, बहुत देखिए सारे पॉइंट दे दिया, आपको समझना है और इस समझने के लगाना। LU7-9 लंग्स के 2 पॉइंट हुए। CV6 हम लोग समझ रहे हैं, अभी देखिए सबका इंटरप्रिटेशन है। ST36 होम्योस्टैटिक पॉइंट है और बहुत बढ़िया पॉइंट है, याद करिए ST36 बहुत बढ़िया पॉइंट है। UB13 क्या है हेमंत जी? UB13 बैक सर लंग्स का वैक्यू पॉइंट है सर, ऊपर से शुरू होता है। हाँ 13, 14, 15 ऐसे याद करिए, 13, 14, 15 लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, 13, 14, 15, फिर 16, 17 छोड़ दीजिए, फिर 18, 19 दाहिनी तरफ क्या है, लंग्स, वो लंग लीवर और गार्बेडर, तो उसके 2 पॉइंट पहले लीवर फिर गार्बेडर। फिर बाई तरफ आ जाइए, इस 20-21 में स्प्लीन और स्टमक। फिर 22 में आप जाइए, 22 का कौन पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर का। फिर 23 किडनी का है। फिर 24 फिर छोड़ दीजिए, फिर 25 पे आ जाइए, 25 आपका LI का होगा। फिर 26 छोड़ दीजिए, 27, 28 आपका SI और UB का। क्लियर, ऐसे ऐसे बैक शू पॉइंट है, तो इस तरह याद करिए। खैर एनीवे, तो UB13 GB12, अब देखिए इनका इस बिंदु को LU7 को टोन करने से लंग्स की टोन होगी, लंग्स की बढ़ेगी। इस लंग्स का डिसेंडिंग फंक्शन, LU7 डिसेंडिंग फंक्शन मतलब जो लंग्स की ऊर्जा को, उससे जो आएगी एक्स्ट्रा ऊर्जा उसको नीचे फंक्शन सुधारता है, डिसेंडिंग नीचे जाने वाला। वो लंग्स का एनर्जी क्या जाना चाहिए, क्या होता है, लंग्स की एनर्जी कहाँ जाएगी, नीचे की ओर जाएगी, जो भेजता है वो भेजता है, तो इसके फंक्शन सुधरता है। और दूसरा देखिए, नोट कर लीजिए इसको यहीं पर, बाहरी विंड हीट या विंड कोल के आक्रमण के ठीक हो जाने पर रहतिया खांसी को विंड ठीक करता है। व्हाट इज रहतिया? हेमंत जी कोई खुला हुआ आपका? जी रहतिया क्या है, रहतिया बोलिए, रहतिया। अरे मैडम, मैडम अभी हैं, मैडम जैन, आपको नहीं मालूम रहतिया? रात को होने वाली खांसी।
नहीं रहतिया किससे पूछ रहा हूँ मैं, जैन मैडम नहीं है क्या? नहीं सर, नहीं मालूम मुझे सर, मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही। बिजनेस से संबंधित है ये बोल रहा हूँ। जी रहतिया बोलते हैं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को। उन्होंने लिख दिया, अपनी भाषा में लिख दिया रहतिया खांसी, माने जो खांसी बची हुई थी। नहीं समझे? अभी विंड हीट का अटैक हो गया, आपने कुछ ठीक किया, कुछ रहतिया रह गया, क्लोजिंग स्टॉक रह गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कोई रह गया तो उस खांसी, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ खांसी वो भी ठीक हो जाएगा। क्लियर? नहीं सर बची खुद जो बची हुई खांसी जो है, जो लास्ट में थोड़ी थोड़ी रहतिया का शुद्ध हिंदी है शब्द जो है वो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक को बोलते हैं, कि ओपनिंग रहतिया और क्लोजिंग रहतिया, ये बिजनेस की भाषा का टर्म है। ओपनिंग रहतिया, क्लोजिंग रहतिया, माने क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, उसको रहतिया बोलते हैं। प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया। तो अंतिम रहतिया माने अंतिम स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माने प्रारंभिक रहतिया। तो रहतिया माने जो स्टॉक, स्टॉक माने खांसी, खांसी कुछ बची रह गई हो तो भी वो ठीक कर देगी, ये इसका अर्थ है। यानी LU7 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई खांसी आपने ठीक कर लिया और तब भी आपने, तो LU7 को आप अगर 1-2 दिन लगा रहे हैं तो ये ठीक कर देगा आपको। क्लियर? समझिए? LU7 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। LU9 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है और इसको टोन करने से लंग्स की और लंग्स यांग दोनों टोन होंगे। वो लंग्स की को टोन करती है, लंग्स की और यांग को दोनों टोन करती है, और ये क्या है? ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है CV6, इस बिंदु को टोन करने से अभी हमने देखा था कि संपूर्ण शरीर की टोन होती है। जब भी कभी बीमारी की अवस्था में कोई है उसके बाद आता है तो कोशिश करिए, बहुत बीमारी नहीं, अभी बहुत बीमारी में अवॉइड करिए। अगर बहुत बीमारी, बहुत चल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं पा रहा, अभी CV6 मत टोन करिए, पहले उसकी की को बढ़ाने की कोशिश करिए। CV6 भी बढ़ाता है लेकिन और बढ़ाने की कोशिश करिए। GB1 लगा दीजिए, UV35 लगा दीजिए, ये सब थोड़ा सा एक आध पॉइंट बढ़ाइए, क्योंकि एनर्जी को, मैग्नेट को संभालने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक? तो हम लोग मोक्सा कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? अब मोक्सा आपने कर दिया तो उससे थोड़ा सा एनर्जी उसको आ गई, गर्मी से एनर्जी आती है। गर्मी क्या है? एनर्जी देगी ना, तो एनर्जी आएगी। फिर उसके बाद इन पॉइंट्स को लगाइए। क्लियर? बहुत बीमारी की बात कर रहा हूँ, बहुत बीमार हो, उठ ना पा रहा हो, चल ना पा रहा हो, तो CV6 वगैरह अवॉइड करिए शुरू में, मोक्सा वोक्सा से काम चलाइए, फिर पॉइंट लगाइए। मेथी से लगा दीजिए, मेथी लगा दीजिए, बट पॉइंट मतलब पॉइंट मत लगाइए, पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उस पॉइंट पे आप मैग्नेट मत लगाइए। ठीक? शुरू में, बाद में धीरे धीरे जैसे स्ट्रेंथ आए तो लगाइए। UV13, इट इज बैक शू पॉइंट ऑफ लंग्स, इस बिंदु को टोन करने से लंग्स यांग, यांग पीछे क्या है, बैक में क्या है? यांग है कि इन? यांग है, बैक यांग है, इसलिए लंग्स यांग टोन होगी। तो जितने भी हमारे बैक शू पॉइंट है नॉर्मली वो हमारे यांग को जरूर टोन करेंगे। ठीक? ST36, इस बिंदु को टोन करने से स्प्लीन और स्टमक की टोन होती है, कंट्रोलर है दोनों का। ST36 किसका पॉइंट है? ये स्टमक का पॉइंट है, ह्यूमिडिटी पॉइंट है ये। हाँ है? अर्थ पॉइंट नहीं सर, स्टमक। हाँ, ह्यूमिडिटी पॉइंट होगा ना। हाँ वही सर। तो ह्यूमिडिटी पॉइंट है, अर्थ पॉइंट है, ह्यूमिडिटी पॉइंट है, तो ह्यूमिडिटी पॉइंट है और इसके साथ इसका एक और नाम है, दिस इज सेड टू बी होम्योस्टैटिक पॉइंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंस है इसका, बहुत बढ़िया पॉइंट है। आप अगर कोई स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो तो आप CV12 और ST36 दोनों से काम चला सकते हैं। मेथी लगाइए, टोन करिए, जो समझ में आए उसमें सिगरेट कर रहे हैं, मेथी लगा दें, ST36 और CV12 दोनों। ठीक? चलिए, दूसरा GB12, इस बिंदु को टोन करने से लंग्स की टोन होती है। इसका लोकेशन हेमंत जी आपने देखा होगा अगर, तो किसके पास होगा? UV13 के पास है क्या? जी सर। जहां तक होगा UV13 के पास इसका लोकेशन देखिएगा, इसका लोकेशन आप नोट करिए होमवर्क में। GB12 का लोकेशन जहां तक UV13 के पास होना चाहिए। ठीक? तो यानी वही काम कर रही है, ये भी लंग्स की टोन कर रही है और क्रॉनिक लंग्स डिफिशियंसी कर रही है, और गवर्निंग वेसल का पॉइंट है।
तो यांग को भी ठीक करेगी। चलिए ठीक, क्लियर हो गया ना, ये कंसेप्ट नोट करते रहिए। पॉइंट तो कभी आप जान लेंगे, पॉइंट तो लगा भी लेंगे, ढूंढ लेंगे कहीं, लेकिन अब ये थंब पे ही है, गवर्निंग वेसल 13 के साथ एकदम सटा हुआ है, यूबी नहीं, यूबी 13 ना सर? यूबी 13 हाँ सर, गवर्निंग वेसल 12 के साथ है सर। है ना, हाँ जी सर। वही मैं कह रहा हूँ, जीबी 12 के साथ यूबी 13 कहीं होगा, तो इसलिए जो है इसका इंपॉर्टेंस समझ गया ना दोनों। और अगर आप कभी उसको पढ़ेंगे चक्र वाले में, तो चक्र वाले में ये सब सारे मेरिडियन क्या है, जीवी मेरिडियन अगर हम कहें तो सुषुम्ना नाड़ी वाला मेरिडियन है, और उसके बगल में यूबी मेरिडियन को कहें तो वो जो हमारे सुषुम्ना के साथ कौन दो नाड़ियां और है ना, ईड़ा पिंगला, पिंगला, पिंगला तो नाड़ी। ईड़ा पिंगला वगैरह सब वो, ये सब वही है। कंसेप्ट अलग अलग हर देशों में अलग अलग है, हर सभ्यताओं में अलग अलग हुए, कि कंसेप्ट वही है। चलिए आगे आगे, डिफिशियंसी ऑफ स्टमक यांग। अब स्टमक यांग को कॉजेस डिस्कंफर्ट इन इपीगैस्ट्रियम। इपीगैस्ट्रियम समझ रहे हैं सब लोग? अगर आप डायफ्राम से नीचे और लोअर क्या बोलते हैं, लोअर उसको एब्डोमेन के नीचे लोअर पॉइंट को उसको पूरे 6-9 भागों में बांट दीजिए, तो जो सबसे टॉप पर आएगा वो इपीगैस्ट्रियम आएगा, लेफ्ट और राइट। नहीं, इपीगैस्ट्रियम बीच में आएगा, लेफ्ट और राइट आएगा, हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, तो इपीगैस्ट्रियम सबसे ऊपर आएगा, ठीक, इपी, और जो हाइपोगैस्ट्रियम सबसे नीचे आएगा। अब बीच में आएगा आपका नाभि वाला एरिया। सर आपका वो शेयर हो रहा था पेज, वो बंद हो गया शायद। है शेयर नहीं हो रहा? नहीं सर। पहले हो तो रहा है। ठीक है सर, अब हो गया ना? जी सर। ठीक, चलिए, तो ये है मेन आयन विच इज वर्स आफ्टर बावेल मूवमेंट। अगर आप गए और स्टूल पास किया तो आपका और खराब हो गया, तो ये डिफिशियंसी है। एक एनर्जी थी, आप गए अपनी एनर्जी खर्च किया, खर्च हुई ना बावेल मूवमेंट में, तो जो एनर्जी खर्च किया 100 थी, आपने खर्च किया तो अब 80 रह गई। अगर डिफिशियंसी 40 थी पहले, तो 40 को आप गए, 10 आपने खर्च किया तो 30 रह गई, यानी अब और आप कम वर्ष हो गई, खराब हो गई। तो सिम्टम क्या आएंगे? डिस्कम्फर्ट इन इपीगैस्ट्रियम विच इज वर्स आफ्टर बाउल मूवमेंट। दूसरा, कोल्ड लिम्स, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। स्टमक और स्प्लीन दोनों जिम्मेदार हैं किसके लिए? किस चीज को बनाते हैं ये लोग? सर स्टमक और फूड स्प्लीन की बनाते, सर फूड की बनाते हैं, फूड की। यही सब लोग बिल्कुल याद रखना चाहिए तुरंत। तो कोल्ड लिम्स हो जाएंगे, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। अब देखिए, स्टमक जो है मेरिडियन, वो भी तो पैर में जा रही है, तो पैरों में तो अपने आप ही आएगा, और उसका प्रभाव वो हार्ट और लंग्स में इसलिए जा रहा है क्योंकि पहली एनर्जी हार्ट और लंग्स को जा रही है, तो वो भी हाथ पैर भी ठंडे हो जाएंगे। ऐसे हम ये नहीं कह रहे कि लिखा हुआ है कहीं, ऐसे हम लोगों को अपने आप, क्योंकि अगले क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को अपने आप समझना है कि कोल्ड लिम्स क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी नहीं है, तो हाथ पैर ठंडे होंगे, ये ऊष्मा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं मिलेगा, तो हमारा हाथ पैर ठंडा क्यों नहीं होगा। लूज स्टूल, क्योंकि इसमें स्टमक में, इन सब में और स्प्लीन में, दोनों में ताकत नहीं रह गई है। स्टमक की जुड़ी हुई, वो भी तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में है, तो ये लूज स्टूल हो जाएगा। नो थर्स्ट, प्यास नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी बोलिए? ठंडक खुद ही है, तो ठंडक में अगर हो तो आपको प्यास लगती? नहीं लगती। गर्मी में ठंडक, गर्मी में प्यास लगती, तो नो थर्स्ट, ठंडक है। नो एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती, क्योंकि डिस्कम्फर्ट ऑलरेडी उसको चल रहा है, डिफिशियंसी स्टमक यांग है। स्टमक अपने काम को फंक्शनैलिटी नहीं कर पा रहा, तो उसको एपेटाइट भी नहीं लगेगी। भोजन करने के बाद ठीक, थोड़ा भोजन करेगा तो थोड़ा ठीक लगेगी, एनर्जी आएगी, इसलिए
दबाने या मालिश से आराम मिलेगा। दबाएंगे और मालिश करेंगे तो उसको ऊर्जा मिल जाएगी, बहुत तेज नहीं। ये जब भी दबाने मालिश करने से आराम क्यों मिलता है, ये हल्की मालिश है ना। आपने हल्की मालिश किया तो आपने क्या एनर्जी ट्रांसफर किया, दबाया और मालिश किया तो आराम मिला, तो उसको एनर्जी मिल गई, इसलिए उसको आराम हो गया। गर्म पेय भोजन पसंद करना, क्यों? गर्म से मिलेगा तो गर्मी आएगी तो यांग उसके बढ़ जाएगी। पानी जैसा वमन होना, कोई क्यों? जो वोमिटिंग होगी वो पानी जैसा होगी, कुछ है नहीं। थकान लगे, थकान तो इसलिए लगेगी, ऊर्जा है ही नहीं तो थकान यहाँ भी हर जगह लगेगी। टंग सोलन, ये क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लंग्स में जो भी ये स्टमक है या स्प्लीन है, दोनों क्या कर रहे हैं, अपने टंग जो उसमें है वो हर जगह द्रव, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन वहां क्योंकि ताकत इनके पास कम है तो सोलन हो गई। वहीं पर अगर है जल तो वहीं रुक गया, तो इसलिए सोलन हो जाएगी। पल्स डीप एंड वीक होगी। पैथोलॉजी, पहले रोगी को स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी हो जाती है, इससे रोगी की एम्प्टी इंटरनल कोल्ड हो जाती है और निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। तो स्प्लीन यांग पैथोलॉजी क्या कह रहे हैं, पहले स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी होगी, तब कह रहे हैं स्टमक की डिफिशिएंसी होगी। तो स्प्लीन यांग में क्या है ना, कोल्ड लिम्स, स्प्लीन कहाँ जा रही है, पैरों में, हाथ तो मेन पैरों में होगी। लूज स्टूल होगा, क्यों? स्प्लीन की एनर्जी नहीं है, नीचे भेजना है उसको, और नीचे भाई अगर ऊपर भेजना का काम है और कमजोर हो गई तो नीचे भेजना शुरू कर, लूज स्टूल हो जाएगा। वोमिटिंग ऑफ क्लियर फ्लूइड्स होगी, क्योंकि फ्लूइड ऊपर जो जा रही है उसमें फ्लूइड्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। ट्रांसफॉर्मेशन माने होता है उसमें कुछ ऐड करना, तो एड ऑन बिल्कुल नहीं हो रहा, तो जो जैसा फ्लूइड है वैसा वो वोमिटिंग हो गई। नो थर्स्ट, ठंडक की वजह से नो थर्स्ट। प्रेफरेंस फॉर वार्म ड्रिंक्स, जब भी आपको ठंडक लगी गर्म आप चाय पीना चाहेंगे। डीप पल्स, डिफिशियंसी ऑफ स्टमक यांग होने पर लार्ज इंटेस्टाइन, अब देखिए पहले उन्होंने कहा कि पहले स्प्लीन की हुई फिर स्टमक की हो गई, तो डिफिशियंसी जब स्टमक यांग की हो गई तो लार्ज इंटेस्टाइन भी डिफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि अब इन्हीं से ऐसाई होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन तक जाना है। तो ये फंडा समझ लीजिए, यही फंडामेंटल है कि अगर आपका स्प्लीन डिफिशिएंट है तो स्टमक भी डिफिशिएंट है, और स्टमक डिफिशिएंट के साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन भी डिफिशिएंट हो गई, तो आपको रोगी को शौच के बाद अधजठर में असहजता, कमजोरी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने कुछ अपनी ऊर्जा को और खर्च कर दिया, तो अब आपके पास ऊर्जा और कम हो गई। चूंकि अधजठर में असहजता का कारण डिफिशियंसी है, अतः भोजन करने से रोगी को अच्छा लगेगा। अगर भोजन कर लिया, थोड़ा सा एनर्जी मिली तो आपको ठीक हुआ। दबाने और मालिश से अच्छा लगेगा, क्योंकि दबाने से भी आपने, मालिश करने से आपने, हल्की मालिश या मालिश करते हैं हल्की मालिश, बहुत वो जैसे आपको कभी कभी फिल्मों में दिखाते हैं, किसी पहलवान को दिखाते होंगे ना कि खूब जोर से वो करते हैं, तो उस तरह का नहीं मालिश, नॉर्मल मालिश करने से आपको अच्छा लगेगा जो। तो ये कारण है कि एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। रोग कारक क्या है? एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कोल्ड फूड्स, ठंडी तासीर का भोजन, खूब कोल्ड ड्रिंक, खूब आइसक्रीम, ठंडक में भी आइसक्रीम, याद है ठंडक के बाद कहते हैं कि आइसक्रीम जरूर खाना चाहिए, ये होता है ना। ये कई फंडामेंटल लोग बोलते हैं कि नहीं, अरे कोल्ड ड्रिंक तो इसी समय पीना चाहिए जब ठंडक होगी, तो वो कर सकते। सर आइसक्रीम की तासीर तो गर्म होती है ना, वही नहीं तो मैम सर ऐसे ही बोला जाता है कि आइसक्रीम वैसे बर्फ है तो वैसे ठंडा है, लेकिन जब शरीर में जाता है तो तासीर गर्म होती है। ये हम लोग देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं, हम भी नहीं जानते हैं, हमने उसका बहुत एक्सपेरिमेंट किया कि ठंड उसको खाएं, लेकिन उसको खाएंगे और तो मुझे तो ठंडक लग जाएगी, आपको भले नहीं लगे, जिसको कुछ लोगों को नहीं लगती है एनीवे, लेकिन ठंडी तासीर का भोजन खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स भी, आइसक्रीम भी, सलाद भी कहा जा रहा है। देखिए जो सलाद, अब ये नहीं है आप अगर पूरे भोजन में 10-20-25% खा रहे हैं सलाद तो ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचे कि केवल सलाद आप खाने, 75% सलाद और रोटी दाल बहुत कम खाएंगे तो ये माना जाएगा कि एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कोल्ड फूड है। कर्ड, दही,
हर मौसम में नहीं, जिस समय मौसम में आवश्यकता है उसमें वैदिक कर्ड कुछ लोग हमेशा खाते हैं, लेकिन नॉर्मली ठंडक के समय बहुत दिनों में कुछ अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स एंड आइस्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स फल, फल बहुत अधिक, फल का अर्थ यह है कि फल बहुत अधिक, फल का अर्थ है कि फल बहुत अधिक, यानी अगर आप 100% या 75% केवल फ्रूट्स खाते हैं तो भी ठीक रहेगी, ठीक, उसको खाइए बैलेंस में। कॉज फ्रूट डिफिशियंसी ऑफ स्टमक यांग, तो ये स्टमक की डिफिशियंसी करते हैं। भोजन में पोषक तत्वों प्रोटीन की कमी से भी डिफिशियंसी ऑफ स्टमक यांग होती है ना। भोजन में अगर आप पोषक तत्व नहीं लेंगे तो नेचुरली स्टमक को जो जरूरत है वो चाहिए। पुरानी बीमारी में स्प्लीन यांग डिफिशियंसी होने के बाद स्टमक यांग की भी डिफिशियंसी हो जाती है। पुरानी क्रॉनिक डिजीज हो गई तो स्प्लीन यांग डिफिशिएंट हो गई पहले, फिर स्टमक यांग भी डिफिशियंसी हो जाती है। बाहरी ठंड पर का आमाशय पर आक्रमण होने से यदि इस ठंड के समय कहते शरीर को न निकाला गया तो कुछ समय ये स्टमक यांग डिफिशियंसी कॉजिंग एम्प्टी कोल्ड कर देती है। ये वाली क्या है, यांग डिफिशियंसी कॉजिंग एम्प्टी कोल्ड। क्यों? यांग माने क्या है? गर्मी। गर्मी अगर डिफिशिएंट हो जाएगी तो आपको लगेगा ना कि एम्प्टी कोल्ड, यानी ठंडक बढ़ गई, लगेगी ना। ये वाली कौन सी कंडीशन है? एम्प्टी कोल्ड वाली कंडीशन नहीं, एम्प्टी हीट एम्प्टी कोल्ड वाले उसकी कंडीशन की ओर इशारा कर रहे हैं। इससे स्टमक की फंक्शनिंग कमजोर होगी। नेचुरली अगर आपकी यांग होगी तो यांग फंक्शन है तो फंक्शन कमजोर हो जाएगा। इसके लिए क्या करना, पॉइंट देखिए, ST36, CV6, CV12, UV20 और B, कितने बढ़िया पॉइंट है, बोलिए कितने अच्छे पॉइंट है। देखिए CV6 छोड़ दीजिए, वो तो अलग है। ST36 और CV12, अभी क्या कहा था कि 2 पॉइंट किसके हैं? स्टमक के 2 पॉइंट है दोनों। CV12 क्या है? स्टमक का फ्रंट, फ्रंट बोलिए, स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट, अरे फ्रंट शू पॉइंट है यार। स्टमक ST12 वो CV12 स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट है, तो स्टमक का तो पॉइंट हुआ ST36 और CV12। UV20 किसके पॉइंट है? ये है बैक शू पॉइंट ऑफ स्प्लीन एंड स्टमक। UV20 है स्प्लीन का, UV21 है स्टमक का। तो कितने पॉइंट हो गए? ST36 और CV12 और UV21, 3 पॉइंट हो गए स्टमक के, और 1 पॉइंट हो गया आपका स्प्लीन का, और 1 पॉइंट आपका हो गया जनरल कंट्रोलिंग के लिए। देखिए अब पढ़िए, सेकना या मोक्सा एडवाइजेबल। ST36 टोनिफाइज स्टमक यांग एंड इंक्रीजेस सीक्रेशन ऑफ एसिड एंड अदर एंजाइम्स। ST36 ये काम करता है, होम्योस्टैटिक करता है, वो करता है कि आपकी ठंडक है तो एसिड और अदर एंजाइम्स को कर देगा, तो आपकी पाचन क्रिया को ठीक कर देगा, आपकी ऊर्जा को बढ़ाने लगेगा। तो अपने आप ही जब पाचन क्रिया ठीक होगी, भोजन बढ़िया से चढ़नी होगा तो ऊर्जा मिलने लगेगी। दूसरा CV6 क्या कर रहा है? अदरक से सेकने पर स्टमक से एम्प्टी कोल्ड निकल जाती है। अदरक की सिकाई मोक्सा भी कह सकते हैं ना उसको। अनीता जैन मैडम बताते हैं कि वो अदरक से सेकते हैं, अदरक कूट करके और उसको गर्म कर लीजिए और CV6 के पॉइंट में छुआइए नहीं, उसी पास में रख करके एम्प्टी कोल्ड निकल जाती है CV6 पर। और इसको टोन भी कर सकते हैं हम लोग। CV12 इट टोनिफाइज स्टमक की, ये बीच का पॉइंट है, स्टमक के जो ऊपर नीचे पॉइंट है 3 है, CV12 बीच का पॉइंट है। CV नीचे से जाती है कंसेप्शन बेस्ड इंग्रेडिएंट, तो पहले 10 नंबर आएगा, फिर 12 नंबर बीच में आएगा और CV13 ऊपर आएगा। तो टॉप का जो पॉइंट होगा CV13 होगा, बीच का पॉइंट CV12 होगा, नीचे के पॉइंट CV10 होगा, ठीक। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। UV20 इट टोनिफाइज स्प्लीन की बीइंग इट्स बैक शू पॉइंट, और UV21 बीइंग बैक शू पॉइंट ऑफ स्टमक, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन यांग डिफिशियंसी कॉजेस कोल्ड लिम्स, लूज स्टूल्स लाइक डक ड्रॉपलिंग एंड बॉर्बोगेमस, ठीक। चलिए बढ़िया, पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो अच्छा लगेगा सब लोगों को, आप लोगों को। और ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो ट्रिटाइज 7 दे चुका है आपको, और उससे अधिक उसका इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन यांग डिफिशियंसी क्या करेगी? कोल्ड लिम्स कर देगी। वो भी लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन जो है दोनों जगह ऊपर जाती है,
ऊपर ही आ रही है ना, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ है ना हाथों में, तो कोल्ड लिम्स वो भी करेगी। और एनर्जी यांग डिफिशियंसी है तो ठंडक तो पूरे शरीर में करेगी लेकिन हाथों पैरों में अधिक महसूस होगा। लूज स्टूल्स लाइक डक ड्रॉपिंग, जैसे बतख के छोटे छोटे बतख के जैसे वो होते हैं उसका बीट वो, और बॉर्बेगिमस माने गुड़ 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 करने लगे, तो जो गुड़गुड़ाहट वाला है एलाई संबंधित मेन है। क्लिनिकल सिम्टम क्या है? कोल्ड लिम्स, ठंडक हाथ पैर, लूज स्टूल्स लाइक डक ड्रॉपिंग्स, बॉर्बोरिगमस यानी गुड़गुड़ाहट, डल एब्डोमिनल पेन, डल पेन जो होगा डल होगा, जिसको आप अगर सामान्य भाषा में कहेंगे तो मीठा मीठा दर्द कह सकते हैं ना, यही कहते हैं ना कि मीठा मीठा दर्द हो रहा है, तो उसको एब्डोमिनल पेन बोलते हैं, डल डल दर्द। डीप फाइन पल्स और पेल, पेल टंग माने जो टंग जो है सफेद तो नहीं होगी लेकिन जो टंग का नॉर्मल रंग है वो नहीं होगा, ठीक, ठंडक है ना। सर ये बार्बोगम्स क्या होगा सर? हाँ ये जो ऊपर है बार्बोगम्स, हाँ, गुड़गुड़ाहट, गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है ना। ओके राइट। पैथोलॉजी क्या है? स्प्लीन यांग डिफिशियंसी कॉजेज लार्ज इंटेस्टाइन यांग डिफिशियंसी। स्प्लीन यांग पहले होगी, और स्प्लीन यांग को शक्ति कौन दे रहा है पहले बताइए? स्प्लीन यांग को शक्ति कौन देता है सबसे पहले? कौन देता है? किडनी, किडनी यांग, किडनी यांग। और किडनी यांग डिफिशियंसी होगी तो भी स्प्लीन यांग हो गया, कभी कभी स्प्लीन यांग डिफिशियंसी होने पर किडनी यांग हो जाती है, दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो स्प्लीन यांग डिफिशियंसी कॉजेज लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन यांग हुई, स्टमक हो गई और लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। पहले स्टमक, स्प्लीन हो गई, फिर स्टमक को प्रभावित किया, स्टमक ने लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित कर दिया। Excessive consumption of cold and raw foods and exposure to cold weather on the abdominal causes large intestine yang deficiency। जो लोग इग्लू में रहते हैं, जो लोग एक आर्टिफिशियल इग्लू बना हुआ है किसी प्रदेश में, वहां पर लोग जाते हैं तो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत उनकी संभावना बढ़ जाती है। और जो लोग कोल्ड वेदर यानी आप बर्फ के उसमें लगातार रहे 15-20 दिन वहीं पर आप करें, उनको भी ये हो जाती है। फिर नहीं शेयर हो पा रहा ना? जी सर। ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो उसकी बात है। ये जो है वाईफाई का सिस्टम कुछ गड़बड़ है, वो कभी आता कभी जा रहा होगा। एक सेकंड में कर देता हूँ, दोनों कर देता हूँ। अब आ गया? ठीक, चलिए। तो अब ये है, तो ये हो गया। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ST25, 36, 37, CV6, UV20 और 25। अब देखिए, सेकने और मोक्सा से आराम मिलता है, सभी टोन करना है। अब देखिएगा सब पॉइंट। ST25 क्या है? फ्रंट शू पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टॉप्स, ये है फ्रंट शू पॉइंट एलाई का है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ST25। इसको एक हम लोगों ने बताया था 10 जो मार्ग हैं उसमें से 10 पॉइंट में से ये भी पॉइंट है ST25, याद है हेमंत जी? जी सर। ST25 यही पॉइंट है, वो आप उसमें शायद ट्यूटोरियल 9 में है, शायद बहुत बढ़िया पॉइंट है दिया हुआ है। ST25 है, इट इज फ्रंट टू पॉइंट, स्टॉप्स डायरिया, डायरिया ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट। ST36 टोनिफाइज स्प्लीन की, और दोनों करता है, स्टमक स्प्लीन दोनों करता है। ST37 इट इज द हीशी पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्या करता है? क्रॉनिक डायरिया को ठीक करता है। ST37, तो 36 और 37 दोनों बढ़िया पॉइंट हो गए ना आपके। 25, 36, 37 कितने बढ़िया पॉइंट हो गए। UV25 कौन सा पॉइंट है? बैकशू पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का है UV25, दोनों 25 है। ST25 क्या है? फ्रंट शू है, और UV25 क्या है? बैकशू है। तो 25 याद रखिए, एक ST25 है, एक UV25 है। यूवी तो फाइनल है, सभी यूवी में होता है, लेकिन फ्रंट शू में ST25 है, तो ये पॉइंट हो गए। और UV20 क्या है? स्प्लीन यांग को, स्प्लीन का है पॉइंट ना, याद करिए।
अभी तो पहले आ चुका UV20। स्प्रिन का ये फ्रंट शू है, नहीं बैक शू है, बैक शू पीछे है ना 20-21, तो 20-21 उसका पॉइंट है। तो इनको आप टून कर दीजिए, इतना बढ़िया पॉइंट है ये आप समझने की दृष्टि से, और बहुत कम पॉइंट है। CV6 देखिए बहुत कॉमन लिया गया है, जब CV6 हमेशा कॉमन आ रहा है ना। CV6 को हमेशा एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज किया गया है। फिर गॉल ब्लैडर, अब गॉल ब्लैडर आ गया, ठीक लग रहा है आप लोगों को? जी सर। जहाँ कहीं वो थोड़ा सा आराम कर लिया करिए, जी लिया सर। करिए। तो अब गॉल ब्लैडर आ गया, तो गॉल ब्लैडर यांग डिफिशियंसी कॉजेज टिमिडिटी। अब आप समझ सकते हैं टिमिडिटी क्या है? साहस का न होना, साहस का खोना, साहस का न होना यानी साहस खोना। तो क्या है टिमिडिटी? लैक ऑफ करेज, ये जो साहस का वो है वो, और इनिशिएटिव एंड साइंग है, साइंग नहीं होगा, ये इनिशिएटिव और मतलब दूरदृष्टि वाला, ये वाला एलिमेंट, इनिशिएटिव और लैक ऑफ करेज, इनिशिएटिव एंड साइंग। अच्छा मतलब एंड साइंग है, मतलब परेशान है वो है, ये इसका ये अर्थ है इसका, उससे जुड़ा नहीं, इनिशिएटिव के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, एंड करके कहा, ठीक है। तो मतलब यानी अपना दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, वो कंसेप्ट है। तो ये जो गॉल ब्लैडर हम लोग पढ़ा है, गॉल ब्लैडर क्या शक्ति देता है? साहस देता है, निर्णय लेने का साहस देता है। डिसीजन आग मेकिंग। तो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई साहस चाहिए ना, कि हम नया काम करने जा रहे हैं, हमारे में साहस, तो ये साहस देने का काम गॉल ब्लैडर करता है। तो जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव होता है उनको इस चीज की कमी हो जाती है, नया निर्णय लेने में उनको परेशानी होती है, साहस की कमी हो जाती है। इस टिमिडिटी ये नहीं डर। सर जैसे ऑर्गन रिमूव हो जाता है ना, तो हमारी जो मेरिडियन है, जैसे गॉल ब्लैडर है, जैसे रिमूव हो गया तो उसमें जो एनर्जी जाती है तो वो फिर भी प्रभावित होती है, या फिर उसके बाद नहीं होती, जैसे कोई ऑर्गन रिमूव हो गया? एनर्जी तो रहेगी, लेकिन चूंकि पूरा का पूरा वो ही नहीं है, तो ट्रांसफर अगर होगा तो ट्रांसफर हो जाएगी बगल में, किसके पास? लीवर में। लीवर के पास। भाई ऐसा है, वहां पैसेज पॉइंट भी तो है। तो ये स्वरूप में सोचे कि ऑर्गन में मान लीजिए नहीं गई, तो मेरिडियन तो है ही है, मेरिडियन तो अदृश्य है, ऑर्गन एग्जिस्टिंग है, ऑर्गन निकाल दी गई तो अदृश्य तो है ही है, अदृश्य कहीं गई नहीं है ना। ये दार्शनिक विचार है ना, अदृश्य नहीं गई। तो उसने क्या किया, हमारे पैसेज पॉइंट याद करिए, हम लोग एक चीज आप कहते हैं कि जब कभी ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है तो कहाँ आती है? हम लोगों के किसी पॉइंट पे आती होगी ना, कौन से पॉइंट पे आती है? लंग्स में। सर लियो कनेक्टिंग पॉइंट पे, नहीं ना क्या नाम है? हॉररी पॉइंट, ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे। हॉररी पॉइंट टाइम में, जब 2 बजे आई, 3 बजे आई, तो कहाँ आई? हॉररी पॉइंट में आई। अगर 3 से 5 में लंग्स का पॉइंट है तो पहले तो हॉररी पॉइंट में जाएगी। जी सर जी। तो हॉररी पॉइंट में गई, हॉररी पॉइंट को उसने टोन किया, और हॉररी पॉइंट चली गई ऑर्गन सोर्स पॉइंट में, ऑर्गन सोर्स पॉइंट में स्टेब्लिश हो गई, वहां पर उनका वो लगा हुआ है कि वो कलेक्टिंग पॉइंट, और कलेक्ट कर दिया उसने। और ये हमारे पास लियो कनेक्टिव पॉइंट है, इनके माध्यम से कभी कम ज्यादा किसी को ट्रांसफर कर दिया अपने ही ऑर्गन को। याद करिए, अपने ऑर्गन को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा पॉइंट है? लियो पैसेज पॉइंट। तो ये पैसेज पॉइंट इसीलिए बने हैं कि जब कभी आपकी ऊर्जा किसी ऑर्गन में होती है, हार्ट में, तो एसआई को चली जाए, एसआई में होती चली जाए। तो इसीलिए हम उन पॉइंट्स को, दरवाजे होते हैं वो पॉइंट किसी ठीक है। ठीक है सर। तो ये हुआ। सर वो किसी का ना माइक वो है अनम्यूट है, तो आवाज थोड़ा पीछे क्या है?
चलिए बंद हो गया। Timidity, सर मेरा आप था, clinical- सॉरी सॉरी सर मेरा था। हाँ बोलिए, ठीक है। चलिए, क्लिनिकल सिम्टम टिमिडिटी, मतलब वो भय वाला नहीं, यह है साहस का, साहस के संदर्भ में। लैक ऑफ करेज, साहस नहीं होगा, लैक ऑफ इनिशिएटिव नहीं होगा, ड्राइव नहीं होगा, नहीं ले पाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, साइंग, दुखी रहेगा, थोड़ा परेशान टाइप का, नर्वसनेस, बेचैनी टाइप की रहेगी, गेट्स स्टार्टेड, बहुत जल्दी चौंक जाएगा, ब्लड विजन, गाल ब्लडर है आंखों पर, लीवर आंखों में खुलता है तो ब्लड विजन, डिजीनेस, थोड़ा चक्कर आएगा। क्यों क्यों गाल ब्लडर कहाँ है? बोलिए। सर में सर का ताज कहा जाता है ना गॉल ब्लैडर को, सारे हाँ, सर पॉइंट्स। का ताज, सर का ताज, ठीक है। वीक पल्स, नॉर्मल टंग नॉर्मल होगी, वहां कोई नहीं। पैथोलॉजी क्या है? लीवर यांग कैन नेवर बी डिफिशिएंट। लीवर यांग किससे ऊर्जा लेता है? लेता है किसी से? लीवर यांग किसी से ऊर्जा लेता है? किडनी से लेता है कि नहीं लेता? नहीं लेता। लीवर यांग नहीं लेता, किडनी से लीवर यांग नहीं लेता, और स्प्लीन इन जो है किडनी से नहीं लेती। ठीक, क्लियर? दो ही पॉइंट है, किडनी से, किडनी सबको सप्लाई करती है लेकिन लीवर को यांग नहीं करती, और किडनी इन जो है स्प्लीन को नहीं करती, बस। तो लीवर यांग कैन नेवर बी डिफिशिएंट, ये कंसेप्ट है। तो जो हम लोग बात बोलते हैं, जहां वहां लिखा था, क्या करिए, क्या लिखा था वहां पर? चैप्टर 7 में, चैप्टर 4 में सर लिखा आप होगा, रिपीट की कर वाले, देंगे? की वाले पॉइंट में आपका स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो गया था, स्क्रीन हमारा फ्रीज क्या हो हो गया था जो आप अभी बता रहे थे ना, लीवर यांग और किडनी इन, मतलब वो नहीं, उसके बाद जब हाँ, आपने कुछ बोला तो तो उसमें दो ही, फ्रीज हो गया था screen। नहीं दो ही चीज थी, दो ही चीज थी कि लीवर, किडनी इन और किडनी यांग सबको सप्लाई करती हैं, लेकिन लीवर को यांग नहीं करती और स्प्लीन को इन नहीं करती, बस। दो ऑर्गन ऐसे हैं, तो लीवर लीवर यांग, किडनी यांग लीवर यांग को नहीं ट्रांसफर करती, ऊर्जा नहीं देती, और किडनी इन, स्प्लीन इनको नहीं देती ऊर्जा। ठीक, दो और शेर सबको देती है, तो वो वही पढ़। अब लीवर यांग कह रहे हैं नेवर बी डिफिशिएंट, हम लोगों ने पढ़ा था कि लीवर इज नेवर डिफिशिएंट, याद करिए, चैप्टर 7 पढ़ा हो जहां पर की वाले चैप्टर में, तो वहां पर ये कंसेप्ट है कि लीवर यांग कैन नेवर डिफिशिएंट, वो लीवर यांग की बात कर रहे हैं, क्लियर? वो कह रहे हैं लीवर यांग कैन नेवर बी डिफिशिएंट। अब बहुत क्लैरिफाई कर दिया, अभी तक नहीं कहा था इन यांग, उनका लीवर यांग कैन नेवर बी डिफिशिएंट बिल्कुल लिख दिया। दूसरा, गाल ब्लैडर यांग कैन बी डिफिशिएंट, अब लीवर यांग नहीं हो सकती लेकिन गाल ब्लैडर यांग हो सकती है। लैक ऑफ करेज, टिमिडिटी, इनिशिएटिव, ये उसके 3 कंडीशंस हैं। तो अब ये उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जैसे समझने की वजह, जब बचपन में बड़े भाइयों, सौतेली माता या क्रोधी पिता आदि के द्वारा बहुत ज्यादा सताए जाने से बच्चा टिमिड, फियरफुल, लैक ऑफ करेज वाला बन जाता है। ठीक है, ये होता है। बच्चे को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो उससे बच्चे में ये हो जाएगा। इससे एक और चीज डिफिशिएंट होगी, स्प्लीन भी डिफिशिएंट हो जाएगी। प्रोत्साहन के स्थान पर जब केवल प्रताड़ना मिलती है तो बच्चे को गाल ब्लैडर की फंक्शनिंग कमजोर हो जाती है और वो डरपोक, उत्साह रहित बन जाता है। लगातार सताए जाने पर बच्चे में रक्त की बहुत कमी हो जाती है, ये कारण है। तो ये अगर कभी पुराने आप केसेस में कभी देख रहे हो तो, और ये कभी समझ में आ जाए, अभी भी बच्चा बहुत डराया जाता हो, या बच्चे को टॉप करने के लिए प्रेशराइज किया जाता हो, या बच्चे को लगातार कहा जाता है कि तुम्हारे अकल नहीं है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तो ये बच्चा जो है लैक ऑफ करेज वाला हो जाता है, इनिशिएटिव की कमी होती है। तो आपको इसको, गाल ब्लैडर को क्या करना पड़ेगा? टोन करना पड़ेगा। गाल ब्लैडर का पॉइंट कोई होगा? GB40। यस,
GB40 को ठीक है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा तो टोन करेंगे। रक्त की बहुत कमी होने से भय एवं साहस का भाव होगा। भाई रक्त ही तो है जो न्यूट्रिशन दे रहा है, जो हमको गर्मी दे रहा है, जो हमको जीवंतता दे रहा है। भाई जीवंतता कितनी दे रही है, देखिए अगर रक्त न हो तो जीवंतता क्या करेगी बोलिए। तो रक्त जो है बहुत रक्त ब्लड और उसके साथ साथ फ्लूइड का काम कंसेप्ट क्या है, प्लाज्मा। रक्त के कण और प्लाज्मा ये सब मिलकर रक्त बनाते हैं ना। तो अगर ये सब चीजें ना हो तो रक्त ही तो गर्मी देती है। तो ये गर्मी में क्रोध, अगर इसके उल्टे जब रक्त में गर्मी अभी आभास हो गया, अगर उल्टा हो गया तो क्या हुआ, गर्मी बढ़ेगी तो क्रोध होगा। रक्त बहुत अधिक हो गई, रक्त में गर्मी बढ़ गई तो क्रोध आएगा, और रक्त की कमी से रात को सोते समय भय लगेगा। सर ये रक्त में जो गर्मी बढ़ना, तो उसका क्या मतलब है कि रक्त में कैसे गर्मी बढ़ जाती है? देखिए जो आपके अंदर शरीर जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं, इन सब का असर तो कहीं ना कहीं किसी केमिकल रिएक्शन में है ना। मॉडर्न साइंस कहती है कि जब कोई आप केमिकल रिएक्शन करते हैं तो अंदर गर्मी पैदा होती है। तो ये गर्मी क्या करती है, आप पानी पीते हैं तो गर्मी सब बैलेंस रहती है, और पानी जो है रक्त को, उस गर्मी को हर जगह शांत करता रहता है, आपका स्वेटिंग हो जाती है, ये हो जाती है। लेकिन मान लीजिए आप लगातार कर रहे हैं और कोई ऐसा टॉक्सिन है जो शरीर में निकल नहीं रहा, तो क्या करेगा, हर जगह गर्मी पैदा कर देगा, हर जगह। तो अगर गर्मी इस तरह की हो जाएगी तो वो क्रोध पैदा करेगी आपको। जहां गर्मी बढ़ी तो आप कहते नहीं है कि बहुत गर्मी चढ़ी है क्या, जब बहुत क्रोध करता है। तो इसीलिए वही चीज है, कंसेप्ट वही है। आपको व्यवहार में सब मालूम है, जिसको ये व्यवहार में होगा थेरेपी में दे रहे हैं, व्यवहार में तो आपको मालूम है कि गर्मी क्या है। रक्त की कमी से रात को सोते से भर लगे, गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट के साथ रात में भय लगेगा, व्यक्ति डरपोक बन जाएगा। तो ये GB40 टोन। ये आज यहीं पर हम लोग छोड़े क्या, बताइए। अभी 5 मिनट 7 मिनट और है ना, अभी ले लेते हैं। डिफिशियंसी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हो जाएगा। चलिए एक और हम लोग, बोलिए, आप बोलिए, पहले आप बोलेंगे तभी तो हम बोलेंगे। यस सर, ये वाला पढ़ा दीजिए। हाँ, डिफिशियंसी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यंग कॉजेज बोरिगमस, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, रेव लाइफ प्रेशर। यानी जी सर गॉल ब्लैडर को फिर अपन सिडेट किस कंडीशन में करते हैं सर? क्योंकि जब हम वायलिन के पॉइंट लगाते हैं तो उसमें तो मोस्टली गॉल ब्लैडर सिडेट होता है, वो कंडीशन क्या होती है सर? सिडेशन तब करेंगे हम लोग नॉर्मली, अगर मान लीजिए आप बहुत अधिक रक्त की गर्मी बढ़ गई तो सिडेशन करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, सर दर्द हो जाएगा, उसमें सर में पूरा वो हो जाएगा, आपको क्रोध आने लगेगा। अचानक एक होता है ना, कुछ लोग आप गए, अचानक देखा वो अचानक बहुत भड़ खूब बोले, तुम आए नहीं थे, मैं बहुत था, मैं परेशान था, वो था। और आज सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है बीच बीच में। मेरी मैम मुझे तो सही आ रही है, हाँ कभी कभी चली जाती है, बट अच्छा, हमें आ रही है क्लियर आवाज सर की। सभी जगह नेटवर्क इशू चल ही रहा है। नहीं तो उधर सारे वाईफाई से है तो, लेकिन फिर भी हो सकता है। चलिए हाँ ठीक, तो अब आवाज आ रही है? हाँ जी, यस सर। अब आ रही है? हेलो, जी आ रही है। हाँ चलिए। तो गॉल ब्लैडर इसलिए कि कभी आप जो गॉल ब्लैडर का क्रोध है वो भड़बड़ वाला है, तुरंत 5 मिनट में आया, बहुत तेजी से उसने तो कहा और गुस्सा दिखाया, और फिर 5-10 मिनट बाद शांत भी हुए। ये गॉल ब्लैडर का क्रोध है। लीवर का क्रोध है, शनय शनय बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा, वो रुका रहेगा, स्थिर रहेगा, और वो कभी कालांतर में कभी प्रकट होगा, 10 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन क्रोध रहेगा। और कोई आवश्यक नहीं कि क्रोध केवल आपको इंडिविजुअल पारिवारिक उनसे हो, क्रोध किसी लिए हो सकता है। तो क्रोध बहुत आवश्यक तत्व है। अन्याय होगा तो क्रोध होना चाहिए कि नहीं, बोलिए? होना चाहिए, है ना। कोई हिंसा हो रही हो तो आपको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं?
अधर्म हो रहा है तो आपको गुस्सा आनी चाहिए कि नहीं? तो एक क्रोध भी, देखिए कोई भी मनोभाव खराब नहीं है तो क्रोध भी आना चाहिए, लेकिन समय सामयिक है ना। कोई आपसे मिलने आया, उससे आप क्रोध कर ले नहीं, आप उसको बैठाएं, बाद में अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन अचानक आप कह देंगे तो आपको वो सामयिक नहीं कहा जाएगा। एनीवे, तो ये है, ठीक है, समझ गए मैडम? तो जब कभी आपको होगा तो लीवर 2-3 सीडेट कर देते हैं, जीबी 13 से सीडेट करते हैं, जीबी 20 सीडेट करते हैं। हम लोग करते तो हैं, अभी कल बताया भी था आपको, किसी को बताया भी था ना, कल किसी को बताया था, कल जब भी पढ़ा रहे थे इसको तो बताया था कि 4 पॉइंट। आप नहीं थे, आप चली गई थी क्या उसमें? आप रही होंगी। एनीवे, तो डिफिशियंसी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वही काम करती है यहाँ भी। बोरिक बस यहाँ भी होगा, गुड़गुड़ाहट यहाँ भी होगी, यानी चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, डायरिया, और ये उससे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या, यहाँ भी गुड़गुड़ाहट होगी, यहाँ भी डायरिया होगा, और यहाँ भी पेट दर्द से दबाने से आराम मिलेगा। और यह भी काफी लाइक्स को हॉट ड्रिंक्स, ठंडक है इसलिए हॉट ड्रिंक चाहता है। काफी मात्रा में पेशाब होगा, जीभ पर सफेद परत होगी। क्यों सफेद? अब ऊर्जा की कमी हो गई है और रक्त की कमी हो गई है, इसलिए सफेद परत होगी। और डीप स्लो वीक पल्स। अब इसका क्या है, पैथोलॉजी क्या है? पहले रोगी को स्प्लीन यांग होगी डिफिशियंसी, फिर गर्म पेट पसंद होते हैं, जीभ पर सफेद परत आ जाती है, और क्या है, नब्ज डीप स्लो होती है, और पतले दस्त। क्योंकि पतले दस्त, स्प्लीन की ऊर्जा ऊपर जानी चाहिए, लेकिन जब स्प्लीन कमजोर हो गई तो स्प्लीन की ऊर्जा नीचे जाती है तो डायरिया हो जाती है। जब स्प्लीन यांग डिफिशियंसी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यांग की डिफिशियंसी पैदा कर देती है तो पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, पेट दर्द का कारण आंतों में ठंड जनित अवरोध, कोई मूवमेंट नहीं पा। क्यों? मूवमेंट कोई नहीं होगा तभी तो होगा। तो अगर गर्मी सामान्य है, आराम से वो है, तो फंक्शन क्या है, सारी चीजें एनर्जी मूव करना चाहिए, कोई रुकना नहीं चाहिए। अगर रुकावट होगी तो ठंडक की वजह से, ठंड लगती है तो आपको सिकुड़ने लगता है। याद करिए, बर्फ सिकुड़ जाती है ना, हम लोग ठंडक में सिकुड़ जाते हैं ना, तो सिकुड़ना जो ठंड जनित अवरोध होगा, जिसके दबाने से अवरोध हटकर आराम मिलेगा। इसको दबाएंगे तो ठीक होगा, प्रेशर देते हैं तो एनर्जी देते हैं, तो इसलिए आराम मिलता है। कोल्ड एंड रॉ फूड, फिर वही बात जो स्प्लीन स्टमक के लिए कहा गया वो सबके लिए है। इसके लिए पॉइंट क्या है, बढ़िया पॉइंट है, ST25 यहाँ भी है कॉमन, वही ना, ST25 याद है, ST25 36 स्टमक का ST25 पॉइंट, 39 CV6 UB20 27। अब 1-2 पॉइंट केवल ऐड हुए, जैसे CV6 वही है, इसमें मोक्सा करिए या लाल रंग लगाइए, तो नोट कर लीजिए कि यह कंसेप्शन वेसल मेरिडियन में आप लाल रंग लगा सकते हैं। ठीक, रंग के लिए जहां रंग की बात हो वहां कंसेप्शन वेसल में आपको लाल रंग लगाना है। सर जैसे कि पतले किसी को भी लूज मोशन हो इस तरीके के, तो उसमें सिर्फ CV6 पे मोक्सा करेंगे तो ठीक हो जाएगा? हाँ, मोक्सा करने से आराम मिलेगा, ये तो है ही है। जी सर। और अगर नहीं, ये पॉइंट तो आपके पास है ही, ST25 है। ओके सर। स्क्रीन के पॉइंट लगेंगे ना सर? हाँ, छोटे बच्चों को हो जाता है ना सर, छोटे बच्चों को होता है। हाँ, तो वो देखिए, पहले तो हम लोग मानते हैं कि स्प्लीन यांग डिफिशियंसी होगी, पहले स्प्लीन को ठीक करेंगे तो काफी ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे LI में तुरंत होता है तो LI को हम लोग, LI वाले पॉइंट को हम लगा, LI वाले पॉइंट लगा लीजिए, LI पॉइंट पहले दिया हुआ है तो उसको लगा लीजिए। इनमें 2-3 पॉइंट 3-4 पॉइंट कॉमन है, CV6 कॉमन है, ST25 कॉमन है, 36 कॉमन है, ST39 कॉमन नहीं है, और UB27 कॉमन नहीं, बस। और अदरवाइज सब सारे कॉमन है, देख लीजिए ऊपर वाले पॉइंट पे। तो CV6 वही है, ST25 वही है, ST36 वही है, ST20 भी वही है, बैक शू पॉइंट है, नहीं ST20 ये अलग है, ST20 नहीं है, UB20 है ना, UB20 है, ST20 नहीं, वो UB20 है। ST20 को काट दीजिए आप लोग, ST20 को काटिए, उसकी जगह लिखिए मैडम, आप लोग ST20 जो लिखे हुए हैं उसको काट दीजिए, UB20 है ये। ओके सर, ST20 को काटकर UB20 लिखना है। हाँ, बैक शू पॉइंट ऑफ स्प्लीन है, तो वही तो UB27, केवल एक UB27 एक चेंज हुआ है, और कोई पॉइंट चेंज नहीं हुआ, तो पॉइंट वही है सब, मोर और लेस। वो ST39 एक पॉइंट है,
उसका नहीं दिया हुआ है। ST39 सर इसका पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 69। ठीक है सर। आप में दूसरा पॉइंट है क्या? दूसरा है क्या? ST39 ही शी पॉइंट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। ST39 जो है ही शी पॉइंट है, ही शी पॉइंट ऑफ SI। ठीक है, तो ये इसको आप जो है, और UB27 से बैक शू पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का है, इसलिए UB27 चेंज कर दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा तो UB27 आ गई, याद करिए। तो वहां UB20 करते थे हम लोग, यहाँ UB27 कर दिया है, और वहां पर हम लोग UB25 कर देते थे LI में, तो यहाँ UB27 कर दिया। तो मोर और लेस वही चीज है जो आपको उसमें मोर और लेस वही पॉइंट है। कैसा आप लोगों को लग रहा है ये जो थोड़ा ये वाला जो पढ़ रहे हैं हम लोग? ना आप ऐसे पढ़ते ना मैं ऐसे पढ़ता। मैं पढ़ता, बताता नहीं, इस तरह पढ़ तो लेता, पढ़ तो मैंने थोड़ा बहुत किया मैंने, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता था। और आपने अब दोबारा आप पढ़ोगे। अनिल शर्मा जी का स्वागत है। तो ठीक है, हम लोग जो है खेमका सर की ऊर्जा को इसलिए ग्रहण करना चाहते हैं कि तब उसमें ईच वन रीच वन कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? अगर हमको मालूम हो, अगर हेमंत सिंह को मालूम हो, तो वो अपना ज्ञान सरिता जैन को दे सकते हैं। सरिता जैन मैडम को मालूम हो तो नरेंद्र सिंह को दे सकते हैं। नरेंद्र सिंह को मालूम हो तो डॉक्टर कोमल बालवानी को दे सकते हैं। डॉक्टर कोमल बालवानी को मालूम हो तो गर्मा बिष्ट को दे सकती है। गर्मा बिष्ट को है अगर ज्ञान है तो अनिल शर्मा जी को दे सकते हैं। तो इस तरह चेन हम लोग बना सकते हैं, और चेन बन ही गया तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व होगा। अगर मुझे मालूम हो और आपको भी मालूम हो और कोई पेशेंट हो, तो पेशेंट से कंपटीशन मत करिए कि पेशेंट आपका है पेशेंट मेरा। पेशेंट तो पेशेंट है, उसको हमको ठीक करना है। और हमेशा ध्यान रखिए, 22-25 लाख थेरेपिस्ट होने पर भी इस देश का ऐसा नहीं है कि सारे रोगी खत्म हो जाएंगे या सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। रोग समाप्त नहीं होंगे। 25 लाख थेरेपिस्ट होने पर भी 25 लाख थेरेपिस्ट का कैलकुलेशन आप बता दीजिए सब लोग कि कितने साल में हो पाएगा। अगर हम लोग 5,000 सालाना स्टूडेंट निकालते हैं तो हम लोग कितने साल में होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर इस तरह के 20 इंस्टीट्यूट हो तो 5,000 गुणे 20 कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख स्टूडेंट निकालते हैं तो कितने साल लगेंगे? 22 लाख के लिए 22 साल। अगर एक केवल इंस्टीट्यूट होगा या 2 इंस्टीट्यूट होंगे तो 22 गुणे 2.5 यानी लगेगा 50 वर्ष थेरेपी को। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप इससे मत घबराइए कि पेशेंट पर हमारा कंपटीशन है। कोई कंपटीशन नहीं है। डॉक्टर कोमल बालवानी का नरेंद्र सिंह से कोई कंपटीशन नहीं। पेशेंट तो खूब घूम रहे हैं, उनका रोग नहीं हो रहा, इलाज नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारा हमको ज्ञान बढ़ेगा तो हम लोग उनको जल्दी ठीक कर पाएंगे और चेन बनेगी और जल्दी ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उनके शक्तियों को याद करते हुए ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन की भावनाओं को समझेंगे, आदर देंगे और उसके अनुरूप कार्य करने की कोशिश करेंगे। प्रयास करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर हम लोग आते हैं। थैंक यू सर।